हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। कैसा क्वेश्चन? तो एमसीक्यू, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 20 नंबर का जो है वहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह है आपका पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में दिया गया है क्या? परशुराम की प्रतिज्ञा के लेखक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया यानी क में दिया गया है अज्ञेय, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है दिनकर और ऑप्शन नंबर ग में है क्या? महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर घ में क्या दिया गया है? हजारी प्रसाद। ठीक है, इनका नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आप बोल सकते हो, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, परशुराम की जो प्रतिज्ञा है वो दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि दिनकर जी का पूरा नाम क्या है, यानी फुल नेम क्या है। ये तो मैंने यहाँ पर दिनकर केवल शॉर्टकट में लिखा है, दिनकर जो है पूरा इनका क्या नाम है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की अगर देखें हम लोग, तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? शुक्ल युग की कालावधि, यानी शुक्ल युग की जो कालावधि होती है वो कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर कम दिया गया 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक और ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। ठीक है, और ऑप्शन नंबर घ में दिया गया 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। तो जो कि आपके जो शुक्ल युग की जो कालावधि होती है वो होता है 1919 से 1938 होता है, यानी कि 1919 से 1938 ईस्वी तक। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यह है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा और क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोल रहा है? हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास। क्या बोल रहा है? मौलिक उपन्यास। इस बात को आप लोग समझे, यहाँ पर पूछा जा रहा है मौलिक उपन्यास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क में दिया गया है निर्मला, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है तितली और ऑप्शन नंबर ग में है क्या? परीक्षा गुरु और ऑप्शन नंबर घ में क्या है? पंचपात्र है। ठीक है, तो जब भी कभी आपसे पूछा जाएगा प्रथम मौलिक उपन्यास की बात, ठीक है, क्या बोलेगा? प्रथम मौलिक उपन्यास, तो आप लोग टिक करेंगे क्या? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परीक्षा गुरु। यानी जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा प्रथम मौलिक उपन्यास बताइए, तो आप बताएंगे परीक्षा गुरु। अगर ये पूछा जाएगा ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप बताइएगा लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है परीक्षा गुरु। समझ रहे हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा, जो कि क्वेश्चन नंबर चौथे में दिया गया क्या? आजाद शत्रु किस विधा की रचना है। ठीक है, यहाँ पर आपसे विधा पूछा जा रहा है। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो विधा पूछा जा रहा है, यानी किस विधा की रचना है। ठीक है, तो जो आजाद शत्रु जो आपकी रचना है, सॉरी, आजाद शत्रु जो रचना है वो किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है नाटक दिया गया है, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है क्या? उपन्यास और ऑप्शन नंबर ग में है निबंध, ऑप्शन नंबर घ में दिया गया है जीवनी। ठीक है, तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि आजाद शत्रु जो रचना है वो एक नाटक विधा की रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर क जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पर दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया क्या? आवारा मसीहा किस विधा की रचना है और इसके लेखक का भी नाम आपको बताना है। ठीक है, तो आवारा मसीहा की जो रचना है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया क्या? निबंध, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया आत्मकथा और ऑप्शन नंबर ग में दिया गया उपन्यास और ऑप्शन नंबर घ में दिया गया है क्या? जीवनी दिया गया है। ठीक है, तो देखिए, आवारा मसीहा की सबसे पहले हम रचनाकार की बात कर लेते हैं। तो आवारा मसीहा के जो रचनाकार हैं उनका नाम है विष्णु प्रभाकर। ठीक है, और इस रचना को उन्होंने क्या है? इस रचना को उन्होंने जीवनी के रूप में, यानी इस विधा की जो मतलब इस रचना की जो विधा है वो एक जीवनी है। यानी जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो आप बताएंगे जीवनी विधा की रचना है। और अगर ये पूछा जाएगा आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो बताएंगे आप लोग विष्णु प्रभाकर। ठीक है, तो यानी कि 5वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ वाला, यानी कि जीवनी में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से आपका ये है क्वेश्चन नंबर 6वां और क्वेश्चन नंबर 6वें में दिया गया है क्या? मर्यादा पत्रिका के संपादक कौन हैं। ठीक है, यानी मर्यादा पत्रिका के जो संपादक हैं वो कौन है। तो ऑप्शन नंबर क में दिया गया महादेवी वर्मा और ऑप्शन नंबर ख में दिया गया शिवपूजन सहाय, ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है मुंशी प्रेमचंद्र और ऑप्शन नंबर घ में दिया गया है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो ये आपका दिया गया है। आप सभी लोगों को पता होगा कि मर्यादा जो पत्रिका है वो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा रचा गया है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 6वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां भी काफ़ी अच्छा है। और क्वेश्चन नंबर 7वां में पूछा क्या जा रहा है कि छायावाद के प्रवर्तक हैं, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि छायावाद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है। तो ऑप्शन नंबर आपके क में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया क्या दिनकर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है तुलसीदास, और ऑप्शन नंबर घ में दिया गया क्या जगनिक। ठीक है, तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर। तो जिसमें से आपको पता होना चाहिए कि छायावाद के प्रवर्तक हैं कौन। वैसे आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि छायावाद में कितने कवि हैं छायावाद। ठीक है, ठीक है, तो छायावाद में देखिए 4 कवि आते हैं यहाँ पर, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, छायावाद को प्रवर्तक पूछा जा रहा है। तो छायावाद के प्रवर्तक आप लोग हाथ से याद कर लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद को छायावाद के प्रवर्तक मतलब माना जाता है, कहा जाता है उनको। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि छायावाद के प्रवर्तक बताइए, तो आप बताएंगे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन नंबर 7वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें को आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वें में पूछ रहा है क्या, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर क में दिया गया 1951 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया 1943 ईस्वी में। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ग में है क्या 1979 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर घ में दिया गया 1959 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए तीसरा सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1959 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो घ वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जितने विद्यार्थी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई किए हैं, या फिर अब देखिए क्योंकि अभी आपका जो मंथ चल रहा है वो सितंबर चल रहा है, सितंबर के बाद आपका आ जाएगा अक्टूबर, उसके बाद नवंबर, उसके बाद दिसंबर, जनवरी, यानी कि आपको टोटल 1 2 3 और 1 4 महीने हैं। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो इस चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कराया जाएगा 2024 की। ठीक है, क्लास 10th के लिए है, तो आप लोग इस चैनल से अभी जुड़ जाइए ताकि आप जो है अपनी पढ़ाई को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है क्या, अखरावट के रचनाकर हैं, यानी अखरावट जो रचना है उसके लेखक या फिर रचनाकर कौन है। तो ऑप्शन नंबर क में दिया गया है जायसी, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है संत कबीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है भिखारी दास, और ऑप्शन नंबर घ में क्या घनानंद। ठीक है, तो जो अखरावट रचना है उसके जो रचनाकर हैं वो हैं जायसी। अब देखिए यहाँ पर जायसी ये एक शॉर्ट नेम है, उनका नाम पूरा यदि आपसे पूछा जाएगा जायसी का पूरा नाम बताइए तो आप बताएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, क्या बताएंगे, तो मलिक मोहम्मद जायसी बताएंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां है, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछ क्या रहा है, कामायनी किस विधा की रचना है। ये फेमस रचना है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोग विद्यालय जाते हैं अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपको पता होगा कि कामायनी किस विधा की रचना है और कामायनी के लेखक कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क में दिया गया है नाटक, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है जीवनी, ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है महाकाव्य, और ऑप्शन नंबर घ में दिया गया है खंड काव्य। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कामायनी रचना किसकी है, मैंने किसने इस कामायनी को रचा है। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं, कामायनी जो रचना है उसके जो रचनाकर हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। और जयशंकर प्रसाद ने कामायनी को जो है महाकाव्य यानी इस जो रचना है इसको महाकाव्य विधा में उन्होंने रचा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ग वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर। आप यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, तो दिया गया है अस्थि शब्द का तद्भव बताइए। ठीक है, यानी कि अस्थि जो लिखा है ये संस्कृत में लिखा है, इसका आपको तद्भव बताना है, इसका मतलब बताना है। तो ऑप्शन नंबर क में दिया गया है कलश, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है हड्डी, तो ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है अश्रु, और ऑप्शन नंबर घ में दिया गया है अग्र। तो आप सभी को पता होगा नॉर्मली में ही कि अस्थि को हम लोग तद्भव में क्या बोलते हैं, तो हड्डी बोलते हैं भाई, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ख वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर यानी 12 में दिया गया है, शोक किस रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर क में दिया गया है वीर रस, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है रौद्र रस, और ऑप्शन नंबर ठीक है, ठीक है, और ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है शांत रस, ऑप्शन नंबर घ में दिया गया है का करुण रस। तो आप सभी लोग जानते होंगे, अगर रस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आप लोगों को होगा तो जानते होंगे कि शोक रस जो होता है वो करुण रस का जो है स्थायी भाव होता है, यानी करुण रस का स्थायी भाव पूछा जाएगा तो आप बताएंगे शोक, यानी शोक रस किस रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का स्थायी भाव है। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर
दशानन में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर क में दिया गया द्विगु समास, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया बहुब्रीहि कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ग में दिया गया तत्पुरुष समास और ऑप्शन नंबर घ में दिया गया क्या अव्ययी भाव समास। तो यहाँ से अगर आप पढ़ोगे तो ये लिखा है 10 आनन। दशानन का मतलब होता है 10 का मतलब होता है 10, पता ही है आपको, ठीक है। और आनन का मतलब होता है सर, यानी जिसके 10 सर हों। तो जब आप इसको पढ़ेंगे 10 आनन, तो आपको यहाँ पर गिनती जैसा जो है ये शब्द आपको लग रहा है। इसका पहला जो पद है वो गिनती गिना रहा है, ठीक है। 10 आनन यानी 10 आनन यानी जिसके 10 सर हों। तो अर्थात वो बोल सकते हैं आप ये कौन सा समास होगा, तो द्विगु समास होगा। आप जब भी आपको कभी लगे कि हाँ यहाँ पर गिनती गिनाया जा रहा है तो वहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास। फॉर एग्जाम्पल में जैसे अगर मैं मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ कि बताओ चौराहा में कौन सा समास है, तो क्या आपको पढ़ने पे यहाँ पर नहीं महसूस रहा कि यहाँ चौराहा मतलब कि चार राहों का समूह यहाँ पर आपसे बोल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है क वाला करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में एक एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है अनुमान में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये नोट करके रख लीजिए आप, ठीक है। क्या पूछ रहा है अनुमान में कौन सा उपसर्ग है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग होता क्या है। तो देखिए उपसर्ग होता क्या है, वो शब्द के आदि में जुड़ा शब्द के प्रारंभ में जुड़ा होता है। प्रारंभ मतलब पहले। जैसे यहाँ पर अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखे अनुमान, तो मान एक शब्द होता है, उसके आगे लगा हुआ है क्या अनु, तो यही हमारा क्या हो गया उपसर्ग हो गया। अब आप इस चारों ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि अनु लिखा क्या है, तो आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर क में यहाँ पर लिखा है, ग में लिखा है अनु, तो यानी अनु ही आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछेगा, उपसर्ग पूछेगा, तो आगे जो लगा है वही आप देख लीजिएगा आपके किस ऑप्शन में दिया गया और उसी ऑप्शन को आप लोग टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह है आपका क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछ रहा है रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर क में दिया गया 13, ऑप्शन नंबर ख में है 24, ऑप्शन नंबर ग में दिया गया 16 और ऑप्शन नंबर घ में दिया गया 11। तो देखिए जितने विद्यार्थी हिंदी में थोड़ा बहुत जानते होंगे, जानकार होंगे, तो आराम से टिक कर लेंगे जिसका ये करेक्ट आंसर होगा। और जो विद्यार्थी अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं रोला छंद में जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं 24 मात्राएं होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ख वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। तो यहाँ पर दिया गया महत्व में कौन सा क्या है प्रत्यय। यहाँ पर देखिए प्रत्यय की बात कर रहा है। तो प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय होता है शब्द के जो आदि में मतलब अंत में जुड़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक शब्द हम लिखते हैं यहाँ पर पागलपन, ठीक है। तो पागल एक शब्द होता है, इसके पीछे जोड़ा गया है पन, तो यही क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रत्यय। समझ गए जो मैं समझाना चाहता था। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है महत्व, म प्लस त्व यानी हो गया क्या महत्व। तो इसमें हमसे पूछा है प्रत्यय, तो आप ऑप्शन नंबर क में देखेंगे तो त्व प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ख में देखेंगे तो अब है, ऑप्शन नंबर ग में है तो आई है, ऑप्शन नंबर घ में है तो आ है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पीछे लिखा है तो, ऑप्शन नंबर क में भी दिया गया है तो, यानी आप प्रत्यय आपका क्या हो गया तो त्व हो गया, तो प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर दिया क्या गया है, यहाँ पर दिया गया है राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ये क्वेश्चन आपके अलंकार से भी एक क्वेश्चन आपको आएगा, एग्जाम्पल के रूप में वहाँ पर दिया रहेगा, परिभाषा आप नहीं आता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऐसा लिख देगा और पूछेगा उसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए यहाँ पर बोला क्या जा रहा है राधा के चरण, यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है कि राधा के जो चरण है, ठीक है, वो कैसे हैं, गुलाब के समान है। गुलाब यानी कि गुलाब के समान कोमल है, ठीक है। गुलाब यानी जी को दर्शा देते हैं यहाँ पर। तो राधा के चरण की जो तुलना किया जा रहा है वो किससे किया जा रहा है, तो गुलाब के कमल से, ठीक है, गुलाब के समान कोमल है। तो यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है। जब भी आपको कंपेयर जैसा आपको लगे कि यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। केवल आप देखिए और आंसर टिक कर दीजिए फटाक से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 को आप यहाँ से ध्यान से समझ सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा जा रहा है प्रत्येक में कौन सा संधि है, ठीक है। अब आप लोग संधि पढ़े होंगे, उसका नियम पढ़े होंगे तो आप अच्छे से बता पाएंगे, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पर बता देंगे आपको। नियम तो नहीं, फिलहाल थोड़ा सा तरीका बता देंगे कैसे आपको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि नियम बताने के लिए उसको लिखना पड़ता है, अच्छे समझाना पड़ता है, ठीक है। तो प्रत्येक में आपसे यहाँ पर संधि पूछा है। ऑप्शन नंबर क में दिया गया जड़ संधि, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया गुण संधि और ऑप्शन नंबर
ग में दिया गया है दीर्घ संध और ऑप्शन नंबर घ में दिया गया अयादि संध। ठीक है, तो पहचानने का थोड़ा सा मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ। जब भी कभी बीच में शब्द अधूरे दिखाई दें, जब भी कभी आपको बीच में क्या दें, अधूरे शब्द दिखाई दें, तो आप समझ लीजिएगा कि वो आपका जो है यड़ संधि का है। आप थोड़ा सा भाई देखो, ये थोड़ा सा मैं पहचानने के लिए तरीका बता रहा हूँ। जैसे यहाँ प्रतीक हो गया, जैसे मान लीजिए एक और हो सकता, एकलव्य आप बोल सकते हैं। ठीक है, एकलव्य नहीं बोल सकते हैं, देखो क्या बोल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए एक शब्द अगर मैं बोलूँ तो जैसे हो गया मधुत्व, तो बीच में जब भी शब्द अधूरा दिखाई दे तो आप समझ लेना कि वहाँ पे अड़संधि होगा। तो ऑप्शन नंबर का जो आपका जो फर्स्ट वाला क वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में ये देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा धातु लकार पाठ, ये लकार आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अपठित धातु का वचन एवं पुरुष बताइए। क्या पूछ रहा है, वचन और पुरुष बताइए। ऑप्शन नंबर क में दिया गया प्रथम पुरुष द्विवचन, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया उत्तम पुरुष एक वचन, और ऑप्शन नंबर ग में दिया गया प्रथम पुरुष एक वचन, और ऑप्शन नंबर घ में दिया गया है मध्यम पुरुष एक वचन। तो देखिए जो अपठित है ये प्रथम पुरुष एक वचन का है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ग वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में केवल 20 ही नंबर का आता है MCQ क्वेश्चन, वो भी OMR शीट पे आता है बहुविकल्पी क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है किस कवि को, यहाँ पर देखिए कटा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, किस कवि को राष्ट्रीय कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर क में दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर ख में दिया गया मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर ग में दिया गया महादेव वर्मा, और ऑप्शन नंबर ग में दिया गया जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय कवि का सम्मान जो है मैथिली शरण गुप्त को मिला था, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड वाला है यानी बी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने 1 से लेकर 20 तक बहुविकल्पी जितने भी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए। फिलहाल अब इस चैनल पे आपको रोज़ जो है वीडियो यहाँ पर अपलोड होगा, तो वहाँ पर आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू करिएगा, अच्छे से करिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।